हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजीएस्ट वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिए। सभी क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे दो चार्ज दिया गया है, 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। जैसे कि हम लोग को पता है, दोनों चार्ज के बीच में जब फोर्स निकालना होता है तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। F = K Q1 Q2/r²। K यानी कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्जेस, R मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस। K का वैल्यू डाल देंगे। कुछ अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग वैक्यूम में काम कर रहे हैं। वैक्यूम के केस में जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ तो हम लोग वैल्यू डाल देंगे 9 × 10⁹। चार्ज 1 का वैल्यू डालेंगे 2 × 10⁻⁷। चार्ज 2 का वैल्यू डालेंगे 3 × 10⁻⁷। और डिस्टेंस जो है r 30 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। तो 30 सेंटीमीटर था तो 10⁻⁻² देके मल्टीपल करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर। हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को अलग रखना पड़ेगा और पावर को अलग रखना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं 9, 2 एंड 3, सो कितना हो जाएगा 54। और पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 14 है और प्लस में 9 है तो हो जाएगा -5। ये ऊपर में हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30 का स्क्वायर, या फिर सिंपली 30 × 10⁻² यानी 3 × 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻²। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × पावर ऊपर चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। इसको हम लोग 6 मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और एक दूसरा स्फीयर के वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू दिया है 0.2 न्यूटन। जो दूसरा स्फीयर है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -0.8 माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज है इसको इधर में खींचेगा तो फोर्स इधर इस साइड में लगेगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है r, और यही डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, F = K Q1 Q2/r²। सो r² बराबर K Q1 Q2/F। K का वैल्यू हम लोग डाल देंगे। K का वैल्यू पता है 9 × 10⁹। चार्ज 1 का वैल्यू डालेंगे 0.8 × 10⁻⁻6। चार्ज 2 का वैल्यू डालेंगे 0.4 × 10⁻⁻6 और नीचे F का वैल्यू डालेंगे, F यानी 0.2। तो यहाँ पे पॉइंट को हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 आ जाएगा। ये 2 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर में 4 आ जाएगा। 4 and 4 16, 16 and 9 144 आ जाएगा वैल्यू। और पावर कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे -12 है और +9 है तो हो जाएगा 10⁻³ और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये r² का वैल्यू है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 12 × 10⁻² मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर में हम लोग लिख सकते हैं। उसके साथ और एक क्वेश्चन है कि इस स्फीयर के ऊपर इसके द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है कि इसके द्वारा इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है इसके द्वारा इसके ऊपर सेम फोर्स लगेगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक क्वांटिटी दिया गया है K² (g) MEMP और इसको डायमेंशनलेस हम लोग को प्रूव करना है। K मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग को K और G इन दोनों का डायमेंशन निकालना है। तो K का डायमेंशन हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं, F = K Q1 Q2/r²। सो K बराबर F r² Q1 Q2। तो यहाँ पे F का डायमेंशन डाल देंगे, फोर्स बराबर मास टाइम एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन होता है mLT-2, R का L हो जाता है और Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन होता है I × T, दो चार्ज है तो I²T²। सो कुल मिला के इतना आएगा। सिमिलरली हम लोग F = G m1 m2/r² से G का डायमेंशन निकाल सकते हैं। F का डायमेंशन डाल देंगे, R का डायमेंशन L होता है, m1 m2 का डायमेंशन m होता है, 2 m है तो m²। तो ये हो गया G का डायमेंशन। अब K और G का डायमेंशन जो निकला हुआ है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो K का जो डायमेंशन है वो हम लोग लिखेंगे m L³ T⁻⁻4 I⁻⁻2 और E मतलब चार्ज है, तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो IT होता है, तो यहाँ पे I²T² होगा।
चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, आई है, इसीलिए हमारे हमेशा आंसर में आई और टाइम इन दोनों के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। जी का डायमेंशन हम लोग डालेंगे m-1 L³ T⁻⁻², और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों ही मास है, तो m, दो मास है तो m² हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं, m का पावर कितना है, ऊपर में m का पावर 1 है, नीचे कितना है, नीचे भी m⁻⁻1 और m², तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m के पावर 0 हो जाएगा, ऊपर में 1 नीचे भी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m के पावर 0। उसके बाद l का कितना है, ऊपर में L³ है, नीचे भी L³ है, तो यहाँ पे L⁻0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। t का पावर कितना है, ऊपर में यहाँ पे -4, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे T⁻2 रहेगा, और नीचे भी T⁻2, तो t के पावर भी 0 हो गया। और i का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे I⁻2 I², दोनों मिला के i के पावर भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसका डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन निकालने के बाद इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग वैल्यू डाल देंगे, k का वैल्यू 9 × 10⁹, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम इसका स्क्वायर, जी का वैल्यू डाल देंगे 6.67 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन डाल देंगे, तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 2.4 × 10⁻39। अब इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, इस रेशियो का सिग्निफिकेंस जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर में हम लोग और नीचे में दोनों जगह में r² से डिवाइड लगा देंगे, सो k²/r²/g तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, प्रोटॉन के चार्ज ई होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई होता है, सो k × e/r², k q1 q2/r², तो एक कूलम फोर्स हो गया यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स g m1m2/r²। तो इस रेशियो से हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे काफी बड़ा है, क्योंकि दोनों का रेशियो जो है वो 10⁻39 है। सो Fe इज वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, दुनिया में जो भी चार्जेस है उसको हम लोग NE इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। N मीन्स एक इंटीजर है और E मतलब एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 10⁻19। तो किसी भी बॉडी का चार्ज जो होगा वो E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, ऐसे डिस्क्रीट चार्जेस रहता है। उसके साथ और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्यों हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है कि चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज लेके जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है उसका वैल्यू काफ़ी छोटा है, 10⁻19, बहुत ही छोटा चार्ज है। तो बहुत ही ह्यूज लेवल में जब काम करेंगे तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और उस चार्ज को कंटिन्यूअस हम लोग मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 को बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पे बोला गया कि जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो बॉडी में चार्जेस आ जाते हैं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है। अब जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है और जो छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव हो जाता है, बट कुल मिला के टोटल चार्ज रहता है वो फिक्स रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं कि टोटल कोई एक सिस्टम में टोटल चार्ज फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे चार्ज का एक्सचेंज होता है ओनली, टोटल चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1.6 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसमें 4 पॉइंट ABCD में कुछ चार्जेस रखा गया है, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। स्क्वायर के जो सेंटर है वहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है और उसके ऊपर फोर्स का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ए पॉइंट में जो चार्ज है उसके द्वारा इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आपस में रिपल्सन होगा, सो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम पॉइंट ए, तो इधर इसको हम लोग FA मान लेते हैं। सिमिलरली बी पॉइंट जो है वो वहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो इस चार्ज को वो अपने ओर खींचेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसको मान लेते हैं FD। सिमिलरली सी पॉइंट में जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर रिपल्सन क्रिएट करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, मान लेते हैं FC। और डी पॉइंट में जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, वो अपने ओर खींचेगा इस चार्ज को, तो इधर में FD अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं FA और FC दोनों ऑपोजिट है और दोनों का वैल्यू भी इक्वल है, क्योंकि ये जो दोनों पेयर ऑफ चार्जेस है और ये दोनों पेयर ऑफ चार्जेस है दोनों बराबर है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। तो FA और FC
दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, और पिक्चर में देख सकते हैं दोनों अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली एफ बी और एफ डी ये दोनों भी ऑपोजिट है और बराबर है, क्योंकि पेयर ऑफ चार्जेस सेम है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। सो एफ बी और एफ डी भी बराबर है। सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के जो नेट फोर्स रहेगा इसके ऊपर वो हो जाएगा 0। सो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 को अच्छे से देखिए। यहाँ पे पूछा गया है कि एक फील्ड लाइन्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, क्यों होता है? फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है? मान लेते हैं ये हमारा एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो इसके आसपास में फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, वही हम लोग को फील्ड लाइन्स देगा। मतलब एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से जो उसका मोशन होता है, जो उसका ट्रैजेक्टरी होता है, वही होता है फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। तो ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब फील्ड लाइन में सडन ब्रेक नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअस होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड लाइन ब्रेक हो गया, इसका मतलब इस जगह में फील्ड तुरंत वनिश हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस इसके ऊपर फोर्स लगता जाता है और वो कंटिन्यूअस कार्व होता है। उसके साथ और एक क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा गया है कि दोनों फील्ड लाइन क्यों क्रॉस नहीं करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो फील्ड लाइन है, रेड कलर और ग्रीन कलर में दिखाया गया है। जैसे कि हम लोग को पता है फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी कि फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते तो उस पॉइंट में वो टेंजेंट हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो सपोज दो फील्ड लाइन क्रॉस किया, तो जैसे ही दोनों क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पे क्रॉस गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो रेड जो फील्ड लाइन है उसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ये होगा, और ग्रीन कलर का जो फील्ड लाइन है उसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे क्या निकला, एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन मिला, इधर भी फील्ड है, इधर भी फील्ड है, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। सो ये घटना कभी भी नहीं होगा और दोनों कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 को ध्यान से देखिए। हमारे पास दो चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, ए और बी पॉइंट में रखा गया है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच में मिड पॉइंट ओ में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ए पॉइंट में जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए यहाँ पे जो फील्ड बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, उसको हम लोग ई ए मान लेते हैं। सिमिलरली बी पॉइंट में जो चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है, और उसके लिए इस पॉइंट में जो फील्ड बनेगा वो भी राइट साइड में ही बनेगा, क्योंकि माइनस चार्ज के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। सो ई बी मान लेते हैं इसको। अब ई ए और ई बी का वैल्यू बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो बराबर है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का सम, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो सम हो जाएगा। सो हो जाएगा 2 इंटू ई ए। अब ई ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डाल देंगे, के का वैल्यू डाल देंगे, क्यू मतलब 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁶, आर मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस 10 हो जाएगा और उसको मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में। अब एक जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज हम लोग रखते हैं और फिर देखते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को ये रिपल करेगा तो राइट में फोर्स लगाएगा, यानी इसका जो फील्ड होगा वो राइट साइड में होगा। सिमिलरली अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता तो ये किधर फोर्स लगाता, उसके ओर फोर्स लगाता, यानी इसका जो फील्ड बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन उसी के साथ है, अगर बीच में ओ पॉइंट में एक चार्ज रखा गया 1.5 10⁻⁹ कूलम, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब पर कूलम पर यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लगता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो पर हेड चार्ज में या फिर पर कूलम चार्ज में अगर इतना फोर्स लगता है तो इतना चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, जस्ट मल्टीपल कर देंगे। सो फोर्स बराबर होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं 1.5 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकला हुआ है वो यहाँ पे डाल देंगे, दोनों मिला के आ जाएगा 81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 1.9 को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास दो चार्ज है, ए पॉइंट में चार्ज है 2.5 10⁻⁷ कूलम और बी पॉइंट में चार्ज है -2.5 10⁻⁷ कूलम। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0,-15 सेंटीमीटर में है, और बी पॉइंट में है 0,0,15। यहाँ पे हम लोग एक्सिस भी ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द डायपोल मोमेंट। तो टोटल चार्ज बहुत सिंपल है, टोटल चार्ज जो है क्यू नेट बराबर हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी।
बराबर कितना हो जाएगा 0, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ है, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डायपोल मोमेंट क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब एक डिस्टेंस में, पर्टिकुलर डिस्टेंस में रखा जाता है तो उस सिस्टम को हम लोग डायपोल बोलते हैं। दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। और उसका जो डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट P बराबर होता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो कोई भी चार्ज का वैल्यू आप लीजिए Q इंटू दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। लोग ऐसे भी लिखते हैं Q इंटू 2a, ऐसे लिखते हैं, ये मतलब दोनों के बीच में आधा डिस्टेंस। सो यहाँ पे Q डाल देंगे, Q का जो वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 डालेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं डालेंगे, प्लस माइनस से सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन पता चलता है फील्ड का, फोर्स का, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁹। अब डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट और डिस्टेंस यूनिट। सो कूलम इंटू मीटर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है 30 डिग्री एंगल में। मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इस डायपोल मोमेंट के ऊपर या फिर इस डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, तो हम लोग को पता है टॉर्क का फॉर्मूला टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, टाउ बराबर P sin थीटा। तो हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, P का वैल्यू दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 इंटू 10⁴ और साइन ऑफ 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा 10⁻⁻4। टॉर्क है तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए। एक पॉलीथीन को एक वूल के साथ रब किया गया है ताकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। कितना चार्ज है, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और किधर से किधर हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्वाइट नेचुरल ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ है, इधर से इधर हुआ है, वूल से पॉलीथीन में हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, हम लोग को पता है कि कोई भी चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो चार्ज एक्वायर हुआ है वो हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लेके काम करेंगे, n इंटू ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻90। 10 बराबर आ जाएगा 1.875 इंटू 10⁻12। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इसी के साथ है कि यहाँ पे कोई मास का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली इस मास का ट्रांसफर हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया है तो ये मास लूज करेगा, ये मास थोड़ा सा गेन करेगा, बहुत ही नेग्लिजिबल है बट मास का ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो क्वाइट नेचुरल यहाँ पे मास का ट्रांसफर भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे हम लोग के पास दो कॉपर स्फीयर है और दोनों के सेंटर के बीच में जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। दोनों का चार्ज आइडेंटिकल है 6.5 इंटू 10⁻⁷। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं, F = K Q1Q2/r²। तो यहाँ पे K का वैल्यू डाल देंगे, Q1 Q2 आइडेंटिकल है तो 2 बार डाल देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे R 50 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्क्वायर लगाएंगे। सो ये निकल के आएगा 15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर ये दोनों चार्जेस को दुगना कर दिया जाए और दोनों के बीच में जो दूरी है वो आधा कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा। तो यहाँ फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो अगर चार्जेस को दोनों को ही दुगना दुगना कर दिया जाए तो फोर्स में क्या हो जाएगा, नया वाला जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। R आधा हो चुका है, मतलब 2 टाइम्स कम हो चुका है, तो F में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है सो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्टर 4 टाइम इंक्रीज किया, ये फैक्टर 4 टाइम इंक्रीज किया, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, 16F। सो यहाँ पे निकल के आएगा 243 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट्स के बीच में, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट्स, और उस फील्ड के अंदर से 3 चार्ज पार्टिकल पास हो रहा है।
तीनों चार्ज पार्टिकल का साइन पूछा गया है। तो पहला दो पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की ओर झुक गया है तो दोनों का चार्ज नेगेटिव होगा, और तीसरा पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की ओर झुक गया है तो इसका चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके साथ और एक क्वेश्चन है कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा या फिर मैक्सिमम होगा। तो इसे निकालने के लिए पहले हम लोग को तीनों का चार्ज को कंपेयर करना पड़ेगा, तीनों का मास को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड पार्टिकल का डेविएशन ज़्यादा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट पार्टिकल का हुआ है, और सबसे कम डेविएशन सेकेंड पार्टिकल का हुआ है। सो क्वाइट नेचुरल थर्ड पार्टिकल का चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट पार्टिकल, उसके बाद सेकेंड पार्टिकल्स। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे मासेस। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? अपने आप को मेंटेन करने का जो टेंडेंसी होता है उसको इनर्शिया बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाया है उसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्टिकल्स है वो हल्का सा डिवेट हुआ है, मतलब अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया है, तो उसका मास सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद होगा फर्स्ट पार्टिकल्स, और सबसे कम जो होगा वो थर्ड पार्टिकल। क्यों? ये ज़्यादा डिवेट हुआ है, यानी अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया। सो मास के मामले में क्या कंपैरिजन होगा? m2 ग्रेटर देन m1 ग्रेटर देन m3। अभी q बाई m का वैल्यू हम लोग को मैक्सिमम बनाना है। तो ये फ्रैक्शन मैक्सिमम तब होगा जब q का वैल्यू मैक्सिमम होगा और m का वैल्यू मिनिमम होगा। तो q के मामले में कौन सबसे ज़्यादा है? थर्ड पार्टिकल्स। और m के मामले में कौन सबसे कम है? थर्ड पार्टिकल। सो थर्ड पार्टिकल जो है उसका q बाई m का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, x डायरेक्शन में है, इसका वैल्यू है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और वो YZ प्लेन में रखा हुआ है इस रूप में। तो इसके थ्रू में कितना फ्लक्स जा रहा है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स बराबर E वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। तो E वेक्टर का वैल्यू तो दिया हुआ है, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों। S वेक्टर हम लोग को निकालना है। S का वैल्यू कितना होगा? S मीन्स एरिया, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया का वैल्यू निकल गया। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? जैसे कि हम लोग को पता है एरिया का जो वेक्टर होता है वो एरिया के साथ परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये YZ प्लेन में है। तो YZ प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है वो डायरेक्शन कौन सा होता है? X डायरेक्शन होता है, I हैट। सो S वेक्टर क्या हो जाएगा? S वेक्टर हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू, इंटू I हैट। I हैट डायरेक्शन है, यानी X डायरेक्शन में है। अब E वेक्टर डॉट S वेक्टर निकालने से हम लोग को फ्लक्स मिल जाएगा। सो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट S वेक्टर। सो E वेक्टर कितना है? 3 × 10⁻³ है। S वेक्टर कितना है? 10⁻²। और I हैट डॉट I हैट, I हैट मल्टीपल करने से 1 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। साथ में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, मतलब इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता तो फ्लक्स कितना होता? तो उस केस में क्या होता? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज हो जाता, तो क्या हो जाता? सो फ्लक्स बराबर हो जाता E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो हम लोग लिखते ES cos थीटा, ES cos ऑफ 60। E और S का मल्टीपल 30 हुआ है, हम लोग निकाल चुके हैं। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है हाफ। सो हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एक क्यूब दिया है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर है और उसका जो फेसेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ पैरेलल है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है? XY प्लेन, YZ प्लेन एंड XZ प्लेन। सो इस रूप में क्यूब रखा हुआ है। तो इस क्यूब के थ्रू में कितना फ्लक्स जा रहा है वो वैल्यू कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 14 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, 3 × 10⁻³ इंटू I हैट, यानी X डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे 6 फेस है, तो 6 फेस का अलग अलग एरिया वेक्टर्स होगा। सो फ्रंट सरफेस का एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर बराबर एरिया का वैल्यू यानी साइड का स्क्वायर, मीटर करके उसका स्क्वायर, इंटू K हैट। K हैट क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। अब इसके परपेंडिकुलर पीछे और सामने दोनों साइड में हो सकता है, लेकिन क्लोज सरफेस जब लेके काम करेंगे हमें से याद रखना है कि बाहर की ओर हम लोग लेंगे एरिया वेक्टर्स। सो ये हो जाएगा K हैट। सो इतना इंटू K हैट।
बैक सरफेस जो है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बैक सरफेस का एरिया वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर होगा लेकिन पीछे होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, -8 होगा, वैल्यू तो सेम होगा। राइट सरफेस के क्या होगा, राइट सरफेस का जो परपेंडिकुलर वो एक्स एक्सिस में होगा, सो दिस इंटू आई हैट। लेफ्ट सरफेस का नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, सो माइनस ऑफ दिस इंटू आई हैट। टॉप सरफेस का ऊपर होगा परपेंडिकुलर, सो वाई हैट यानी जे हैट, और बॉटम सरफेस का नीचे होगा तो माइनस जे हैट रहेगा। सो ये एरिया वेक्टर्स है। तो हमें निकालना है फ्लक्स ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और सभी में निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ई वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, आई हैट है, और बाकी जो यूनिट वेक्टर है के हैट है, जे हैट है, आई हैट है। तो के हैट आई हैट और के हैट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, आई हैट जे हैट करेंगे आंसर 0 आएगा। आई हैट वाला टर्म सर्वाइव करेगा, तो हम लोग राइट और लेफ्ट वाला कैलकुलेट करेंगे, बाकी टर्म ऑटोमेटिकली 0। आई लेफ्ट कितना होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो लेफ्ट सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है माइनस आई हैट है, और वो ई वेक्टर का प्लस आई हैट है। सो आई हैट मल्टीपल करने से 1 आएगा, और वैल्यू कितना आएगा 4 × 3 यानी 12 × 10, सो 120 आ जाएगा आंसर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये नेगेटिव साइन होगा। फाई राइट क्या हो जाएगा, फाई राइट हो जाएगा पॉजिटिव साइन में 120 पर कूलम। अब लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, फाई टोटल, सो फाई टोटल हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए। एक ब्लैक बॉक्स है, एक क्लोज सरफेस, जिसके थ्रू में टोटल इतना फ्लक्स पास हो रहा है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग गाउस लॉ से निकाल सकते हैं। गाउस लॉ क्या बताया था कि टोटल फ्लक्स थ्रू एक क्लोज सरफेस, अगर कोई एक क्लोज सरफेस है तो उसके थ्रू जितना फ्लक्स जाता है बराबर क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और क्यू इनसाइड भी लिख सकते हैं बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हम लोग क्यू निकाल सकते हैं, फाई × एप्सिलॉन 0। फाई का वैल्यू डाल देंगे 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू डाल देंगे 8.85 10⁻⁻12। सो इसका वैल्यू निकल के आएगा 70.8 × 10⁻⁹ कूलम। उसके साथ और एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर टोटल फ्लक्स 0 है तो क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके अंदर चार्ज 0 है? बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं। अगर नेट फ्लक्स 0 है तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। फ्लक्स 0 तो चार्ज भी 0 होना चाहिए फ्रॉम गाउस लॉ। अगर फ्लक्स 0 है तो क्यू मस्ट बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास एक स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर उसका साइड है, और उस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, परपेंडिकुलरली 5 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे इस पॉइंट में 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इस सरफेस के थ्रू में कितना फ्लक्स जा रहा है उसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग गाउस लॉ अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं है। गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब गाउसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, एक इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ही इसमें गाउसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे 10 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब बन जाएगा। तो अभी हम लोग गाउस लॉ लगा सकते हैं। गाउस लॉ के हिसाब से ये क्लोज सरफेस है और इसके थ्रू में जो फ्लक्स जाएगा, टोटल फ्लक्स बराबर होता है इसके अंदर रहने वाला चार्ज क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन हमें फ्लक्स सिर्फ नीचे वाला सरफेस से निकालना है। तो यहाँ पे टोटल क्यूब में 6 सरफेस है, तो नीचे सरफेस में कितना फ्लक्स जाएगा, टोटल फ्लक्स तो इतना जा रहा है, लेकिन नीचे वाला सरफेस जो है वो 1/6 ऑफ द टोटल एरिया है। सो जो हमारा काम का जो एरिया है उसमें जो फ्लक्स जाएगा वो होगा 1/6 ऑफ दिस फ्लक्स क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन 0। क्यू का वैल्यू हम लोग डाल देंगे। क्यू का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, 10 × 10⁻⁶। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 8.85 10⁻⁻। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 0.19 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक क्यूबिकल गाउसियन सरफेस है जिसका एज 9 सेंटीमीटर है, और सरफेस के सेंटर में एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। तो इस सरफेस में, इस क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस फाई बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन 0, उसके अंदर रहने वाला चार्ज बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं। अंदर का जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁶ कूलम, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू डाल देंगे 8.854 × 10⁻12। ये हो जाएगा 0.22 × 10⁻⁶।
फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? फील्ड इनटू एरिया, सो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। हम लोग के पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, उसके सेंटर में कोई चार्ज है और उस सरफेस के थ्रू में इतना फ्लक्स पास हो रहा है, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन पूछा है अगर इस सरफेस को बड़ा कर दिया जाए, इसका रेडियस दुगना कर दिया जाए तो फ्लक्स में क्या चेंजेस आएगा। जैसे कि हम लोग को पता है गाउस लॉ से, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस बाय ε0। तो जब तक चार्ज नहीं चेंज होगा तब तक फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सो भले ही इसका रेडियस दुगना हो जाए लेकिन फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इस चार्ज का वैल्यू निकालना है, जो चार्ज इसके अंदर है। सो फाई बराबर क्यू एनक्लोज बाय ε0, सो क्यू बराबर ε0 × 5। सो ε0 का वैल्यू डाल देंगे 8.854 10⁻12। फाई का वैल्यू डाल देंगे जो दिया हुआ है, सो निकल के आएगा 8.854 10⁻9 कूलम, माइनस साइन में होगा। सो यहाँ पे इतना चार्ज इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। हम लोग के पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर कुछ चार्ज है। उस स्फीयर का सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना चार्ज है उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो स्फीयर का बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? kq/r²। q मतलब चार्ज, r मतलब डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे k का वैल्यू डाल देंगे, चार्ज का वैल्यू हम लोग को निकालना है। r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, r मतलब डिस्टेंस। सो 20 × 10⁻², मीटर में करके उसको स्क्वायर करेंगे बराबर 10। तो q का वैल्यू जो निकल के आएगा दैट इज 0.66 × 10⁻8 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना दिया हुआ है। तो उसके ऊपर कितना चार्ज है उसका वैल्यू निकालना है और इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम लोग चार्ज का वैल्यू निकालते हैं। चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा × s। s कितना होता है सरफेस का? 4πr²। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू डाल देंगे, r का वैल्यू डाल देंगे। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 1446 × 10⁻6 कूलम। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है फ्लक्स। सो फ्लक्स बराबर क्या होता है? गाउस लॉ से पता है q/ε0, q एनक्लोज बाय ε0। सो q हम लोग को पता है 1446 × 10⁻6 कूलम एंड ε0 का वैल्यू डाल देंगे 8.854 × 10⁻12। जो वैल्यू निकल के आएगा वो है 163 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़िए। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी मान लेते लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, तो लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो एक स्टेट वायर के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? λ/2πε0r। इसको हम लोग 1/4πε0 × 2λ/r ऐसे भी लिख सकते हैं। सो k × 2λ/r भी लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू डाल देना है 9 × 10⁹ 2λ/r। r 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करके डालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे लैम्डा का जो आंसर निकल के आएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 10⁻7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़िए। हम लोग के पास दो इनफाइनाइट प्लेट है, दोनों पैरेलल है। दोनों का जो चार्जेस का साइन है वो अपोजिट है। एक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानते हैं, दूसरे का मान लेते हैं माइनस सिग्मा। सिग्मा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। अब 3 जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक तो लेफ्ट साइड में, दूसरा दोनों प्लेट्स के बीच में और तीसरा राइट साइड में। अब इस पॉइंट में फोकस करते हैं। इस पॉइंट में दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक इनफाइनाइट प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2ε0। अब ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द प्लेट, मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? σ/2ε0। एक नेगेटिव प्लेट से तो इसके लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी σ/2ε0 बनेगा, बट टुवर्ड्स द प्लेट, मतलब राइट साइड में बनेगा। इसका वैल्यू σ/2ε0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो फील्ड बन रहा है, दोनों इक्वल है और अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना हो जाएगा? यहाँ पे ई नेट हो जाएगा 0। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बीच में देखते हैं, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? राइट साइड में बनेगा σ/2ε0 अवे फ्रॉम द प्लेट। और ये नेगेटिव प्लेट है इसके लिए भी क्या बनेगा? σ/2ε0 और वो राइट साइड में बनेगा। क्यों राइट साइड में बनेगा? टुवर्ड्स द प्लेट, नेगेटिव प्लेट से। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये कैंसिल आउट होगा तो लगभग 2 होगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। ये बीच का फील्ड निकल गया। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में यहाँ पे देखते हैं प्लस प्लेट के लिए राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 अवे फ्रॉम द प्लेट, और नेगेटिव प्लेट के लिए टुवर्ड्स द प्लेट मतलब लेफ्ट साइड में फील्ड बनेगा और उसका वैल्यू क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड है, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा 0।